हेलो एवरीवन, आप सभी को रमक नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। अभ्यास डीपीक्यू सेट नंबर 109 मैथ्स प्रैक्टिस की ये सीरीज चलती है मंडे वेंसडे फ्राइडे सुबह 11 बजे। हर क्लास को फॉलो करिए ताकि एग्जाम में आप 100% स्कोर कर पाएं और सवाल आपसे एग्जाम में डरें। हमारे बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप एग्जाम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप अर्जुना बैच, उड़ान बैच, सारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जो नए बच्चे हैं वो इस पेज पर पढ़ के देख लें कि डीपीक्यू सीरीज क्या है, ताकि उनको समझ जानकारी मिल जाए। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ वगैरह मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए। कह रहा है कि 1200 रुपये को हम लेंट कर रहे हैं 10% पर एनम से और बाकी को 7% पर एनम से। जो टोटल इंटरेस्ट अर्न होता है 2 वर्षों में वो 180 के बराबर है। आपको ये बताना है कि 7% पे जो आपने अमाउंट को लेंड किया है वो कितना है, ये सॉल्व करना है। तो एलिगेशन से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये कहो कि भाई जो 1200 रुपये हैं 10% के दर से एक साल में आपको कितना इंटरेस्ट देता, 120। अगर टोटल 1200 को हम 10% पे डाल देते तो मुझे 120 का इंटरेस्ट मिलता। अगर इसी 1200 को पूरा हम 7% पे डाल देते तो आपको इंटरेस्ट मिलता सिंपली 12 × 7 यानी 84। एक्चुअल में क्या हुआ है, कुछ इस पे गया है, कुछ इस पे गया है। तो इंटरेस्ट एक साल का कितना बनेगा, 90 बनेगा, क्योंकि 2 साल का 180 है। अब अगर आप यहाँ से रेशियो कैलकुलेट करें एलिगेशन से तो यहाँ 6 बनेगा अंतर और यहाँ अंतर आपका बनेगा 30। तो आप बोलेंगे ये 1:5 बन गया। ये वैल्यू ध्यान रखना 10% पे निकाली थी, ये 7% पे निकाली थी। तो जो रेशियो है 10% और 7% पर जो आपने वैल्यूज़ को इन्वेस्ट किया है एक तरह से, तो लेंड किया है, वो 1:5 है। तो ये वाली वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो आप कहोगे टोटल 6 यूनिट है, 6 यूनिट 1200 के बराबर है। एक यूनिट हमारा कितना है, 200 के बराबर है। और एक यूनिट अगर 200 है तो जो 5 यूनिट है जो कि 7% को करस्पॉन्ड कर रहा है वो 5 यूनिट बनेगा, 5 × 200। और 5 × 200 की वैल्यू आपकी 1000 के बराबर है, यानी बी ऑप्शन। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 हम ऐसे लगा सकते हैं कि हम कहेंगे देखो, पहली स्कीम में 10%, दूसरे में एक तरह से 7%। जो आपका 180 है एक साल का तो 90 हो गया, 2 से डिवाइड करके। ये निकालो 1200 का कितना परसेंट है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा 7.5%, है ना। 90/1200 × 100 करोगे, परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। तो 7.5 आपको इफेक्टिवली दोनों को मिला के मिल रहा है। अब यहाँ से भी अगर आप एलिगेशन लगाएंगे तो 0.5 और 2.5 मिलेगा, जो कि 1:5 मिल गया, सेम वैल्यू। आगे की कहानी सेम है। तो दोनों तरीके से एलिगेशन लगाया जा सकता है, परसेंटेज पर भी और वैल्यू पर भी। ये सवाल कह रहा है आपसे कि एक व्यक्ति है, वो 5/16 दूरी जो है टोटल जर्नी का, वो ट्रेन से जाता है, 7/20 बस से जाता है, 23 1/3% जो है वो कार से जाता है और बाकी 1.75 किलोमीटर फुट बाई फुट यानी पैदल जाता है। आपको बताना है कि जो टोटल जर्नी है वो भैया कितने किलोमीटर की है, वो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, वही हमें सॉल्व करना है। तो देखो, आपको करना क्या है इस प्रश्न में। आप कहोगे 5/16 प्लस 7/20, ये जो वैल्यू बनेगी इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 70/3 परसेंटेज आएगा। 100 से डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन बनेगा, तो 70/300 आएगा। फिर एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो ये वैल्यू 7/30 आएगी। तो ये हो गया प्लस 7/30। इतनी दूरी आप, दिया हुआ है कि बाई ट्रेन, बाई बस और बाई कार जा चुके हैं। बाई फुट कितना चलोगे, तो अगर ये मैंने फ्रैक्शन में लिखा है तो मैं 1 में से घटा लूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि बाई फुट में कितना चल रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे, 16, 20 और 30 का मुझे एलसीएम लेना है सबसे पहले। तो आप लिखें एलसीएम ऑफ 16, 20 और 30। तो इसका जो एलसीएम बनेगा, आप सबसे बड़ी संख्या लो, 30। आपको पता है 16 का वो मल्टीपल जिसके अंत में जीरो आता है वो पहला है 80। 80 30 का मल्टीपल नहीं है, डबल करो फिर 80 का, 160। 160 भी 30 का मल्टीपल नहीं है, ट्रिपल करो, 240। 240 तीनों का मल्टीपल हो गया, 30 का भी, 20 का भी, 16 का भी। तो आपका एलसीएम 240 बनेगा। यहाँ आप लिखेंगे 240 माइनस 16 × 15 240 होता है, तो 15 5 से गुणा हो जाएगा, 75 बनाएगा। 20 × 12 240 होता है, 12 7 से गुणा होगा, 84 बनाएगा।
30 इंटू 8 240 होता है, 8 7 से गुणा होकर 56 बनाएगा। अगर आप वैल्यू देखेंगे बची कितनी, तो पहले ये देखो कितनी है, इसका टोटल हो गया 140 में आपने 75 जोड़ा, हो गया 215। तो वैल्यू जो बच रही है 25/240। ठीक है, 140 हुआ, 75 हुआ, 215, 215 240 में गया, 25 बचा। तो 25/240 दूरी आप जा रहे हैं बाई फुट। और यही वैल्यू आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है कि ये वैल्यू 1.75 किलोमीटर के बराबर है। ये दूरी 1.75 किलोमीटर के बराबर है। तो मुझे एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है, वही मेरा आंसर होगा। तो ये बनेगा 1.75 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 240। एक यूनिट की वैल्यू बनेगी। 25 से डिवाइड करोगे, 25 सत्ते 175 होता है 0.7, और 0.7 को 240 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 16.8 किलोमीटर। आपका आंसर आ गया सी। तो आप इस तरीके से इस प्रश्न को कर सकते हैं, या आप शुरू में ही टोटल डिस्टेंस को पहले 240 यूनिट मान लो, क्योंकि इन तीनों का जो एलसीएम है, ये 16, 20 और 30, इसका एलसीएम 240 आएगा। आप पहले ही मान लो कि 240 यूनिट मेरी जर्नी का टोटल डिस्टेंस है। तो एक 75 यूनिट डिस्टेंस हो जाएगा, एक 84 यूनिट हो जाएगा, एक 56 यूनिट हो जाएगा। जब आप इसको घटाओगे तो आप कहोगे 25 यूनिट, इसका मतलब आप बाई फुट चल रहे हैं। 25 से डिवाइड करोगे तो 0.7 आ जाएगा। फिर इस 240 को 0.7 से गुणा कर लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 0.7 नहीं, इसको एक चीज़ मैंने गलत लिखी है एक्चुअली में, क्योंकि मैं डेसिमल का ख्याल नहीं रख रहा हूँ। ये 0.7 नहीं है, ये एक्चुअल में 0.07 है। ठीक है, 25 सत्ते 175 जब लिखो 0.07 होगा। तो वो चीज़ मैंने गलत लिख दी है, क्योंकि मुझे डेसिमल से मतलब ही नहीं था, मुझे तो अंक खोजने थे 168। तो 0.7 लिख के भी उत्तर गलत आ नहीं सकता है, डिजिट तो आई जाएगी 168, बट ये एक्चुअल में वैल्यू 0.07 होगी। तो 240 से अगर आप 0.07 का गुणा करेंगे तो भी वो 16.80 वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये सवाल कह रहा है आपसे कि ए और बी ने एक बिजनेस शुरू किया है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ए की जो सैलरी है वो 33.1/3% है। प्रॉफिट जो बचता है सैलरी देने के बाद, तो जो ए की सैलरी है वो 1/3 है, सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसका। कह रहा है कि ए को टोटल जो मिलता है वो 32,000 मिलता है। आफ्टर द रिमेनिंग प्रॉफिट वॉज स्प्लिट इक्वली बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द टोटल प्रॉफिट मेड बाई ए एंड बी। इस सवाल को समझाता हूं मैं। सबसे पहले तो आपको समझना है कि भाई टोटल प्रॉफिट जो भी है उसमें से क्या कह रहा है कि ए का जो सैलरी है वो 1 यूनिट का है। अगर बचा हुआ प्रॉफिट 3 यूनिट का है, सैलरी देने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है अगर वो 3 यूनिट का है, तो उसका 1/3 ए का सैलरी है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो टोटल प्रॉफिट होगा वो होगा कितना? 4 यूनिट का होगा, 3 और 1 4, है ना? तभी तो उसमें से एक सैलरी जाएगी और तब 3 यूनिट बचेगा और उसका 1/3 ए के पास है। तो अब क्या कर रहा है, इस 3 को फिर क्या करना है आपको, इस 3 को आपको बराबर बराबर बांट देना है। 1.5 देना है ए को और 1.5 देना है बी को। तो ए के पास टोटल आएगा 2.5 और बी के पास टोटल आएगा 1.5, यानी जिसको हम कह सकते हैं 5:3 काइंड ऑफ। सवाल देखो इंटरेस्टिंग है। सवाल कह रहा है कि ए को जो पैसा मिलता है वो टोटल 32,000 मिलता है। तो ये 5 यूनिट की वैल्यू आप कहोगे 32,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 6400 आ जाएगी। और हमें ये निकालना है कि भाई टोटल प्रॉफिट ए एंड बी ने कितना बनाया था। टोटल प्रॉफिट यहाँ किसको बोला जा रहा है? सैलरी देने के पहले की कहानी। तो वो 8 यूनिट है ना, 5 3 8 यूनिट यहाँ से आप निकाल सकते हो टोटल, क्योंकि हमने जो रेशियो को सिंप्लीफाई किया 5:3 एक तरह से, तो टोटल प्रॉफिट यही है ना, जो ए और बी में चाहे सैलरी के फॉर्म में आ रहा है चाहे आपका प्रॉफिट शेयर के फॉर्म में आ रहा है। तो टोटल जो प्रॉफिट है दैट इज 8 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, इसको 8 इंटू 6400 करेंगे। 64 खुद 8 का स्क्वायर होता है, और 8 का स्क्वायर इंटू 8 आपका 512 होता है। 2 जीरो लगा दो, 512 के आगे, आंसर हो गया आपका सी। दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व। ठीक है, यहां सवाल देखेंगे। 5x रेशियो 3y दिया हुआ है, 45 रेशियो 21, 3x प्लस 2y आपको दिया है 123, y प्लस एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर 5x/3y और यहाँ पर मैं लिखूं 45/21, आप कहोगे 5 से कटेगा 5 9 45 आएगा, 3 से कटेगा 3 7 21 आएगा। x/y कितना आ गया मेरा? 9/7 आ गया। अब मुझे जो x प्लस वाई निकालना है वो आप कहोगे x को अगर मैं 9 के मान लूँ और y को मैं 7 के मान लूँ, तो x प्लस वाई 16 के
बनेगा। और अगर के हमारा एक नेचुरल नंबर आया, इंटीजर आया, तो 16 का मल्टीपल होगा हमारा आंसर। तो 82, 66, 108 16 के मल्टीपल नहीं है, 16 का मल्टीपल डी है, तो डी सही होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैंने ये एज्यूम किया है कि के हमारा एक पक्का इंटीजर ही आएगा, ये हम अपने मन से मान रहे हैं। ठीक है, कि के इंटीजर आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है भाई। के अगर हम सॉल्व करें, हो सकता है के फ्रैक्शन में आ जाए, और के अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो हो सकता है मेरा आंसर ना रह जाए 16 का मल्टीपल। भाई के की वैल्यू मान लिया बटे 4 आ गई कुछ, तो 4 चौके 16 कट जाएगा ना। तो इस तरह से इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होता है कि जब हम बोलते हैं कि आंसर 16 का मल्टीपल होगा, तो उसमें थोड़ी गलती की संभावना होती है। एक्चुअल तरीका इसको सॉल्व करने का क्या है, यहाँ पर इस इक्वेशन में जाके एक्स और वाई की वैल्यू रखिए। तो एक्स को अगर आपने रखा 9k, तो ये 3 इंटू 9k बनेगा। वाई को अगर आपने रखा 7k, तो 2 इंटू 7k बनेगा। वैल्यू 123 हो गई। 9 3 27, 27 और 14 कितना हो गया, 41k इज इक्वल टू 123। अब के की वैल्यू यहाँ 3 आ गई। अब आपने यहाँ देखा कि भाई के वाकई में एक नेचुरल नंबर आ रहा है, और के अगर वाकई में एक नेचुरल नंबर आ रहा है तो आंसर अब के 16 का मल्टीपल ही होगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू, तो आंसर जो डी लगाया था आपने वो सही था, लेकिन ये पहले तो नहीं मालूम ना हमें। ठीक है, कि आंसर मल्टीपल आएगा ही, हो सकता है ना आता। ठीक है, हो सकता है के की वैल्यू फ्रैक्शन में आती, और फ्रैक्शन में आती तो फिर तो गड़बड़ हो जाता। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है, दो आदमी आधा काम एक्स दिन में कर सकते हैं, वाई औरतें दो गुना काम, दो गुना उसी काम का 4 दिन में कर सकती हैं। आपको बताना है कि रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन बाई वन मैन एंड वन वुमेन कितना है। रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन बाई वन मैन एंड वन वुमेन कितना है। देखो, एक आदमी, ठीक है, और एक औरत के द्वारा अगर किया गया काम मुझे निकालना है, तो बेसिकली अगर आदमी की एफिशिएंसी मैं m मान लूं और औरत की एफिशिएंसी को मैं w मान लूं, तो इसी का जो रेशियो होगा, इसी का रेशियो ही मुझे एक तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है, एफिशिएंसी रेशियो एक तरह से निकालना है, तो एक आदमी और एक औरत के द्वारा किए गए काम का रेशियो मिलेगा। अब इसको कैसे करना है, देखो पहले केस में कह रहा है 2 men कैन डू हाफ ऑफ द वर्क इन x डेज। तो मैं यहां कहूंगा कि देखो, दो आदमी हैं, यानी 2m की एफिशिएंसी है, x दिन लगाते हैं तो x से गुणा कर दो आप, तो 2mx हो गया। और इन्होंने कितना काम किया, हाफ द वर्क, तो यहां पर मैं लिखूंगा हाफ डिवाइडेड बाई, सो मैन इंटू डेज अपॉन वर्क कांस्टेंट होता है। यहां आप यही चीज क्या लिखेंगे, वाई वुमेन है तो वाई वुमेन की एफिशिएंसी वाई इंटू डब्ल्यू, एक वुमेन की एफिशिएंसी को डब्ल्यू मान रहा हूं, एक मैन की एफिशिएंसी को एम मान रहा हूं। ये वाई इंटू डब्ल्यू की जो वैल्यू है, इन्होंने ट्वाइस काम किया है 4 दिनों में, तो यहां ऊपर 4 से गुणा करिए। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो वाई डब्ल्यू और एक तरह से 4 आ जाएगा। और इन्होंने दुगना काम किया है, तो यहाँ आप 2 लिखेंगे। भाई ओवरऑल काम अगर मैं 1 यूनिट का मान रहा हूँ, तो यहाँ 1/2 लिखा, हाफ हुआ, यहाँ दुगना हुआ तो यहाँ 2 लिखा। यस, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से इस चीज़ को देखें, तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ मिलेगी। यहाँ आपको मिल रहा है 2, आपका ऊपर जाएगा तो बनेगा 4mx इज इक्वल टू 2y w। तो यहाँ से m बटा डब्ल्यू की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो m बटा डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 2y/4x, यानी y/2x। और y/2x आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक मैन और एक एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा, वही उनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुपात होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लगा देना है। कह रहा है कि एक आदमी की जो उम्र है वो 3 गुना है सम ऑफ एजेस ऑफ हिज सन एंड डॉटर। 8 साल के बाद उसकी जो एज होगी वो दुगनी होगी सन और डॉटर के एज का। तो बताना है फादर की प्रेजेंट एज क्या है। पहले आप फादर की एज को m बोल दो। ठीक है, सो आपसे कह रहा है m की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, कह रहा है 3 गुना है सम ऑफ एजेस ऑफ सन एंड डॉटर। सन की एज को s मान लो, डॉटर की एज को d मान लो। फिर कह रहा है 8 साल के बाद ये क्या होगा, m+8 हो जाएगा। मैन की उम्र 8 साल बाद m+8 होगी। डॉटर की एज d+8 हो जाएगी, सन की एज s+8 हो जाएगी, और अब ये दुगनी है।
तो यहाँ 2 लिखिए, और यहाँ वैल्यू हो जाएगी s+8 प्लस d+8, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब मुझे करना क्या है, यहाँ से s+d की वैल्यू तुमको मालूम है कि s+d की वैल्यू m/3 के बराबर है। यहाँ पर जाके रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पर आपको m+8 मिलेगा, 2 इंटू m/3 + 16 मिलेगा। इसको मैं इकट्ठा करूँगा तो यहाँ m है, ये 2m/3 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, राइट साइड में आपको मिलेगा 32 - 8 यानी 24, घटाओगे तो ये हो जाएगा m/3 = 24, यहाँ से m की वैल्यू को आ जाएगा 72। बी ऑप्शन 72 इज द राइट आंसर हियर। ये एक तरीका है। अब मैं आपको इसको करने का दूसरा तरीका बताता हूँ रेशियो मेथड से, जिसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी इस सवाल को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। बस थोड़ा सा आपका अटेंशन मुझे चाहिए, ध्यान से देखोगे तो आपको इस सवाल को करने का बिना इक्वेशन के जल्दी तरीका आ जाएगा। आप क्या करो, आप यहाँ पर लिखो कि भाई मैन की एज, जो फादर है जिसको मैन मैं लिख रहा हूँ, और s+d मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सन और डॉटर की एज यहाँ लिख रहा हूँ। पहले रेशियो 3:1 है। अब 8 साल के बाद क्या हो रहा है, इसकी एज कितनी बढ़ गई, 8 से बढ़ गई, और इन दोनों को मिला के अगर मैंने यहाँ लिखा है तो इन दोनों को मिला के इनकी एज कितने से बढ़ गई, आपने कहा 16 से बढ़ गई। 8 साल बाद मिला के तो 16 साल बढ़ गया। अब यही रेशियो 2:1 हो गया। अब क्रॉस मेथड लगा लो आप कहोगे 3 × 1 - 2 × 1, 3 × 1 - 2 × 1 बनेगा 1 यूनिट, इज इक्वल टू ये 16 दूना 32 है, और 32 - 8 बनेगा यहाँ पर 24, 1 यूनिट 24 साल के बराबर हो गया। तो ये जो प्रेजेंट एज फादर यानी मैन की पूछी जा रही है वो 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट आपका 24×3 = 72 साल हो गया, 24×3 = 72 हो गया। तो देखिए यहाँ पर कोई इक्वेशन नहीं बनानी पड़ी और आप आसानी से 72 साल लगा पा रहे हैं। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं। कह रहा है कि प्रॉफिट जो अर्न होता है एक आर्टिकल को 505 1/3 में बेचने पर, वो सेम है जो लॉस उसको होता है अगर वो इस आर्टिकल को 370 2/3 में बेचे। तो आपको बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या है अगर इसको 16 2/3% के लाभ पर बेच रहे हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है कहानी, यहां पर 2 सिनारियो दिए हैं कि एक बार आप इसको 505 1/3 में बेच दो, तो जो मुनाफा होगा वो उस लॉस के बराबर है जो इसको 370 2/3 पर बेचने पर नुकसान हुआ। ये तभी हो सकता है जब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू इन दोनों वैल्यूज के बिल्कुल बीच में हो। अगर बिल्कुल बीच में होगा तो जो बात यहां बोली जा रही है वो बात क्या होगी, सही हो जाएगी, है ना, दैट विल बिकम ट्रू, कि जितना यहाँ लॉस है उतना यहाँ प्रॉफिट। अगर कॉस्ट प्राइस एग्जैक्टली बीच में हो तो यहाँ से सीपी की वैल्यू निकाली जा सकती है, इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। तो 505 में अगर आप 370 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 875, और 2/3 1/3 से जोड़ के बनाएगा 1, तो ये हो गया 876/2, आधा कर लो, तो ये वैल्यू आ गई 2 चौके 8, 438 रुपये। अब 438 रुपये जो है कॉस्ट प्राइस अगर है तो ये और ये बराबर होंगे, यानी एक बार लॉस एक बार प्रॉफिट इक्वल हो गया। अब सवाल ये कह रहा है कि यार इस वैल्यू को ना आप एक काम करो, 16 2/3% के मुनाफे पे बेच दो। मजेदार बात यह है कि 16 2/3% क्या होता है, तो आप कहते हो 16 2/3% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो 1/6 आएगा, 1/6 होता है। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ ये कह रहा हूं मैं कि भाई इस 438 वाली कॉस्ट प्राइस वाली चीज को अगर 1/6 के मुनाफे पे बेचना है तो 1/6 जोड़ देते हैं। 6 7 42, 6 3 18 बना कि नहीं बना, 73 रुपये हो गया, 1/6 निकाला 73 आया। अब 73 में 438 में जोड़ रहा हूँ, 511 आ गया, तो 511 में बेच दो, बात बन जाएगी। आंसर हो गया आपका सी। सवाल कर रहा है कि भाई ये गिवन एक्सप्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ उत्तर क्या है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, देखो ये जो शुरुआत की 2 वैल्यू दिखी हैं इन दोनों का अंतर तो मुझे साफ साफ दिख रहा है -1 के बराबर है ना, 7.5 - 8.5 क्या होगा, -1। अब अंदर की जो वैल्यू है उसको जरा समझते हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, ये 1/3 और 1/6 को देखो ध्यान से, 1/3 और 1/6 को मिलाओगे तो -1/2 मिलेगा। करके देख लो आप, जो माइनस में 1/3 है उसको आप -2/6 सोच लो, और -2/6 -1/6 को मिलाओगे तो क्या मिलेगा, -3/6 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। -3/6 क्या होता है, -1/2 होता है। जैसे मैंने इसको -1/2 बोला, अब एक सही 1/2 मेरे पास है, क्या है, एक सही 1/2 है कि नहीं है, यस। अब एक सही 1/2 जो मेरे पास है बेटा, इसमें से मैं -1/2 घटा दूं अगर,
ये 1/2 में से अगर -1/2 घटा दूं तो क्या ये ओवरऑल वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी? यस। अब 1 को आपने 1/2 से गुणा किया है तो क्या ये 1/2 बन जाएगा? अब ये वैल्यू 1/4 -1/2 हो गई। एक तरह से 1/4 होता है 1.25। 1.25 में अगर आप 0.5 घटा देंगे तो क्या मिलेगा? 0.75 मिलेगा, बाहर आएगा। ये 3/1/4 में 0.75 जोड़ दो, 1/4 0.25 होता है, 0.75 जुड़ गया तो ये वैल्यू 3 और 1 4 के बराबर हो गई टोटल। तो यहां पर ब्रैकेट से निकल रहा है मुझे प्लस में 4, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो गई? 3। आंसर क्या हो गया? बी। बी इज द राइट आंसर। सवाल कर रहा है बताओ इसमें से कौन सा इसको पूरा तरह से डिवाइड नहीं कर पाएगा? कौन सी वैल्यू इसको पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाएगी? ये आंसर बिल्कुल देख के लगा देना, सी नहीं कर पाएगी। कैसे? देखो ये जो गिवन क्वेश्चन है इसमें अगर आप बात करते हैं इस संख्या के यूनिट डिजिट की तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। नॉन जीरो बोल सकते हैं क्योंकि 10 की पावर 94 का यूनिट डिजिट 0 होगा और 5 की पावर 47 का यूनिट डिजिट 5 होगा, तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो इस एक्सप्रेशन का अगर यूनिट डिजिट 5 है तो आप बताओ जिस संख्या का यूनिट डिजिट 5 है क्या वो 10 से कभी डिवाइड होता है? कभी नहीं होगा। आंसर क्या हो गया? सी। सी इज द राइट आंसर। सीधा दूसरा तरीका भी सवाल को करने का था कि हम फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते। फैक्टर थ्योरम कहता है a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर आपको एक संख्या दिया हो और n हमारा ऑड नेचुरल नंबर हो यानी विषम प्राकृतिक संख्या हो तो ये a प्लस बी से डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से। a प्लस बी इसको डिवाइड करता ही करता है। अब अगर आप इसको इस फॉर्मेट में लिखोगे तो यहाँ 5 की पावर 47 लिखोगे। अब इस वैल्यू को भी 47 बनाओ तो 47 बनाने के लिए मुझे यहाँ 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो 47 बन जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये 105 से डिवाइड हो जाएगी। जो भी संख्या 105 से डिवाइड होगी वो 5 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड होगी और 7 से भी डिवाइड होगी, क्योंकि 105 के ये तीनों फैक्टर हैं 5, 3, 7। इवन ये संख्या 21 से भी डिवाइड होगी, जस्ट राइटिंग डिफरेंट फॉर्मेट। ये वैल्यू 15 से भी डिवाइड होगी। तो जो संख्या 105 से डिवाइड होगी वो 105 के सारे फैक्टर्स से डिवाइड होगी। अब यहाँ पर 5, 3, 7 जो तीनों ऑप्शन में है तीनों 105 के फैक्टर्स हैं, तो इनसे ये डिवाइड हो जाएगी, सिर्फ सी से नहीं होगी। पर इस सवाल को हल करने के लिए इसकी जरूरत थी नहीं, आपने देखा यूनिट डिजिट से ही सवाल हल हो रहा है। ठीक है, ये सवाल दिया हुआ बताया, कह रहा है बताओ इसकी वैल्यू क्या है। देखो ध्यान से, कॉस स्क्वायर 62 यहाँ लिखा है और अगर गौर से आप इसको देखो तो ये कॉस 28 भी साइन 62 के ही बराबर होगा। तो साइन 62 इंटू साइन 62 बन जाएगा साइन स्क्वायर 62, तो ये दोनों मिला के तो 1 हो जाएंगे, लिख दो प्लस साइन 35 है, यहाँ सेक 55 है। सेक 55 जो होता है ये कोसेक 35 के बराबर होता है। सेक इंटू कोसेक 1 हो जाता है, अगर दोनों सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 ही होता है, तो वैल्यू 1 + 2 बन गई। अब तीसरे पे आ जाओ, ये 3 tan 22 है और नीचे वैल्यू जो है वो tan 180 - 22 है। तो बेटा tan 180 माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट का मामला होता है। जब 180 होता है तो tan tan ही रहता है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये माइनस tan थीटा के बराबर हो जाएगा। तो एक तरह से ये माइनस tan 22 बनेगा। tan 22 से tan 22 कटेगा, यहाँ वैल्यू आ जाएगी -3। आंसर आ गया 0, आंसर आ गया डी। ठीक है, तो tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। यहां सवाल कर रहा है कि एक ट्राइंगल एबीसी है, इस ट्राइंगल एबीसी में सी ए ए बी के परपेंडिकुलर है, ए डी बी सी के परपेंडिकुलर है, बीई एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी का, जो एडी को ई पर मिलता है, एंगल सी 30 डिग्री है। आपको बताना है एंगल ए ई बी किसके बराबर है। तो सबसे पहले तो यार इस सवाल को हल अगर करना है तो हमें बनाना पड़ेगा डायग्राम। तो डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम कुछ ऐसा है कि आपसे ये कह रहा है कि जो आपका सी ए है वो सी ए ए बी के परपेंडिकुलर है। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये भाई 90 डिग्री का कोण हो गया। अब कह रहा है जो बी ए डी है वो हमारा बी सी के परपेंडिकुलर है। तो हमने कहा ये लो ए डी, और ये ए डी हमने बनाया किसके? बी सी के परपेंडिकुलर। अब बी ई कह रहा है एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी का, जो ए डी को ई पर मिलेगा। तो बी ई जो एंगल बाइसेक्टर है ना, वो ध्यान रखना ये ए डी को ई पर मिल रहा है, तो ये पॉइंट ई है। एंगल सी हमें 30 डिग्री दिया है, तो यहां मैंने 30 डिग्री लिख दिया। आपको बताना है कि ए ई बी एंगल कितना है, ये वाला एंगल आपको कैलकुलेट करना है। तो एक बात बताओ, अगर ये 30 है
और ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री बनेगा। साथ ही साथ अगर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो ये 30-30 हो जाएगा, 60 इक्वली डिवाइड होगा ना। तो पहले तो ये लिख लेते हैं भाई कि ये एंगल दोनों हमारे 30-30 हो गए, ये 90 डिग्री है ही है। अब ये जो ए ई बी एंगल है, अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास जो ये वाला ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इन दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो 90 + 30 बनेगा, और 90 + 30 आपका 120 के बराबर होता है। आंसर क्या हो गया, ए। सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है जो आपने डिग किया है एक सर्कुलर फील्ड में। लेंथ और ब्रेड्थ टैंक की दी है 115 और 95 मीटर रेस्पेक्टिवली, इस रेक्टेंगुलर टैंक की। तो बात ये हो रही है कि देखो ऐसा कुछ सर्कुलर फील्ड है और इसमें आपने एक रेक्टेंगुलर टैंक को ऐसे डिग किया है। ये डायमेंशन 115 और 95 आपको दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि जो बाकी बचा हुआ एरिया है ये है ना, रिमेनिंग एरिया आपको दिया है 23,725। तो ये एरिया 23,725 के बराबर है मीटर स्क्वायर में। आपको पेरीमीटर बताना है इस फील्ड की कितनी होगी। अब मान लिया आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि भाई पेरीमीटर निकालना है सर्कल का, तो 2πr होता है, पाई मौजूद है तो आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, और 11 का मल्टीपल सिर्फ ए ऑप्शन है। देखो गारंटी नहीं है कि ए ही होगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 2πr में आर के डिनोमिनेटर में अगर 11 आएगा तो ये जो 22/7 आप लिखते हो यहाँ पर, अगर आर के डिनोमिनेटर में ही 11 आ जाए तो ये काट सकता है इस 11 को। बट ऐसा बहुत कम प्रश्नों में होता है कि भाई आर के डिनोमिनेटर में 11 आ जाए। मैथमेटिकली आ सकता है बट प्रैक्टिकली आता नहीं है, ऐसा डेटा यूजुअली बनता नहीं है। तो अगर समय है ही नहीं है तो आप चांस लेके ए सीधा लगा दो, ठीक है, बिकॉज हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका उत्तर सही होगा। बट मैं इसलिए कह रहा हूँ हाई प्रोबेबिलिटी, मैं 100% इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बिना सॉल्व किए हुए भाई गारंटी तो नहीं है ना कि आर के डिनोमिनेटर में 11 नहीं आ सकता है। हाउ डू आई नो, ठीक है, बट एनीवे टाइम नहीं है तो लगा दो। अब सॉल्व कैसे होगा देखते हैं। आप करो कि ये जो 23,725 एरिया है ये बाकी बचे हुए पोर्शन का एरिया है। अगर मैं इसमें रेक्टेंगल का एरिया जोड़ दूं जो कि है 115 इंटू 95, ठीक है, अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया जोड़ दूं तो आपको पता है कि मुझे टोटल सर्कलर फील्ड का एरिया मिल जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट आप कैसे निकालोगे, 100 के आसपास की वैल्यू है तो इसके प्रोडक्ट निकालने के कई तरीके आपके पास हो सकते हैं। आप कह सकते हो कि भाई ये 100 से 15 ज़्यादा है, ये वैल्यू 100 से 5 कम है, तो फिर आप कहते हो कि 115 - 5 110 हो जाता है, ये पहले लिख लेते हैं। और ये वैल्यू जो आती है आपकी 15×5 = 75 आती है, तो इसको आप -5, बिकॉज ये -75 आ रहा है, तो एक तरह से ये जो वैल्यू आपकी बनेगी ऐसे, एक तरह से इसमें आप 75 को घटा लेंगे तो आपकी वैल्यू बन जाती है 10975। ठीक है, देर इज वन मोर मेथड, 10925। इसको लिखने का एक तरीका और बताता हूं। आप इसको 110 - 5 + 5 और नहीं 105 + 10, आप इसको 105 + 10 और 105 - 10 भी सोच सकते हैं, तो a + b इंटू a - b का फॉर्मेट बन जाएगा। ये बनेगा 105 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 110 25 - 100, वही बन जाएगा 109 25। अब हुआ ये कि जैसे आपने ये लिखा और टोटल निकाला तो ये 50 बन गया, 9 7 16 बन गया, 34650 आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू मेरी 2πr के बराबर है, तो 2πr के बराबर है या πr² के बराबर है, तो ये वैल्यू आपकी πr² के बराबर है क्योंकि एरिया है। तो πr² 34650 आ गया, 34650 आ गया। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, तो यहाँ पर मैं उल्टा कर देता हूँ, यहाँ 22 लिख देता हूँ, यहाँ इंटू 7 लिख देता हूँ। अब काट पीट मचा लेते हैं। देखो 22 51 22 हुआ, 12 बचा 126 हुआ, 22 पंचे 110 होता है, 16 बच गया 165 हो गया, 22 सत्ते 154 हो गया, 11 बच गया, फिर 22 पंचे 110 आ गया। तो r² की वैल्यू 1575 इंटू 7 आ गई। अब पता है मुझे स्क्वायर रूट लेना है, तो एक 7 और निकाल लेते हैं बाहर,
इसमें से, तो आपको डायरेक्टली दिखने लगेगा स्क्वायर रूट। और यहाँ से आपको एक फीलिंग आ गई कि भैया आर के डिनोमिनेटर में 11 नहीं है, क्योंकि जैसे आपने काटा यहाँ पर 22 को, दिख गया आर के डिनोमिनेटर में 11 नहीं है, तो अब आगे सॉल्व नहीं करने की जरूरत है, ए ही करेक्ट होना है। ठीक है, ओनली ए कैन बी करेक्ट। हाँ जी, अगर ये 22 नहीं कटता तब तो समस्या बनती, थोड़ी सी समस्या थोड़ी गंभीर होती है। इससे कट ही गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। तो ये 7 × 7 हो गया। अब 7 अगर निकाल लो तो 7 दूनी 14 बनेगा, एक बचा, 7 दूनी 14, 7 बचे, तो ये वैल्यू इतनी आ रही है। तो आर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 15 × 7। रेडियस 15 × 7 आ गया। अब पता है आपको 7 जब रेडियस होता है, तो आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि 7 रेडियस पर 2πr की वैल्यू 44 होती है, 7 रेडियस पे। और अगर रेडियस 15 गुना है तो ये भी वैल्यू 15 गुना हो जाएगी। तो ये 15 चौके 60, 15 चौके 60, 660 आ गई। आंसर क्या हो गया? ए। एंड दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सवाल है कि भाई x की वैल्यू 2√10/7 है, तो √1 + x अपॉन √1 - x की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो भाई ऐसा करो कि आप सिंपली ये देखो कि आखिर 1 - x किसके बराबर होगा, अपॉन 1 + x किसके बराबर होगा। अगर ये वैल्यू मैं रखूं जाके, तो ये वैल्यू बनेगी 7 - 2√10/7 आएगी। पर नहीं लिखूंगा क्योंकि नीचे भी /7 आएगा, इसके साथ कट जाएगा दोनों। अब स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका होता है वो आपको पता है कि इस 10 को मैं लिखता हूं 5 और 2 के गुणा में। इसलिए लिखता हूं क्योंकि 5 और 2 7 भी बनता है, 5 × 2 10 भी होता है। जब आप ऐसा लिख लें तो ये न्यूमरेटर √5 - √2 का होल स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर आपका √5 + √2 का होल स्क्वायर है। यहां माइनस है तो इन दोनों के बीच में माइनस लगाया, यहां प्लस है नीचे तो यहां इन दोनों के बीच में आपने प्लस लगाया। अब अगर मुझे इसका मान लिया स्क्वायर रूट लेना होगा, तो यानी इसका स्क्वायर रूट यानी इसका स्क्वायर रूट, तो वैल्यू आ जाएगी √5 - √2 अपॉन √5 + √2। आंसर आपका आ जाएगा सिंपली सी, और सी उत्तर आपका यहां पर हल हो गया। सी इज द राइट आंसर। सवाल कर रहा है कि मार्केट प्राइस एक आर्टिकल का 550 है, शॉपकीपर डिस्काउंट दे रहा है 20% का, तब भी उसको 10% का फायदा हो रहा है। अब कह रहा है अगर वो इसको 470 में बेचे तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो अगर आप कॉस्ट प्राइस निकाल लो तो 470 में बेचने पे कितना मुनाफा हो रहा है वो भी तुरंत निकल जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस कैसे निकले? आपने कहा 550 रुपए की चीज़ है, इस पर आपने 20% का डिस्काउंट दे दिया, तब भी इसको 10% का मुनाफा हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ आप, ठीक, ऐसे केसेस में आपको ये पता है कि सीपी अपॉन एमपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो हम लिख सकते हैं 100 - d अपॉन 100 + p से। 100 - d की वैल्यू हो गई 80, और 100 + p की वैल्यू हो गई आपकी 110। ये प्रॉफिट परसेंटेज है, ये डिस्काउंट परसेंटेज है, तो वैल्यू रख दो। अब जैसे आपने ये रखा, आपको दिख गया ना कि 8/11 का रेशियो बना। तो अगर मार्क प्राइस 11 × 50 है, 550 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 8 × 50 यानी 400। अब कॉस्ट प्राइस अगर 400 और तुम इसको 470 में बेचते हो तो 70 का मुनाफा है। 70 का मुनाफा 400 पे कितना परसेंट बनाएगा? 70/400 × 100 यानी 70/4। 70 का आधा 35 होता है और 35 का आधा 17.5 होता है, तो परसेंटेज वैल्यू आ गई 17.5। दैट्स योर आंसर। ठीक है। सवाल कर रहा है कि जो अल्टीट्यूड है एक ट्राइंगल का, उसको हम बढ़ा रहे हैं 6.25% से, और उसका एरिया सेम है, तो बताना है इसका बेस कितने से डिक्रीज होगा। ध्यान से देखना, किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है, अल्टीट्यूड h होता है, बेस को मैं b बोल सकता हूं, तो एरिया बनता है हाफ BH। हाफ तो देखो कांस्टेंट है, तो एरिया परिवर्तित किससे होगा? b और h के प्रोडक्ट से। अगर एरिया सेम है तो हम कह रहे हैं कि b और h का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। और जब भी ऐसा केस बनता है तो आपका एक कहते हैं प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी, या फिर ए बी रूल भी, मैं ए बी रूल के नाम से बताता हूँ कि एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है ए बी रूल। ठीक है, तो ए बी रूल आप सर्च कर लेना, इसी चैनल पे मिल जाएगा। नहीं सर्च कर पा रहे हो तो आप एक काम करो, एग्जाम और लर्निंग ऐप पे जाओ, वहाँ पर एक उड़ान बैच है, उसमें कैलकुलेशन की 3 क्लासेस मैंने फ्री कर रखी हैं, कोई भी देख सकता है।
जाके उसको खोल के वहाँ पर क्लासेस देखोगे तो ए बी रूल समझ में आ जाएगा। वहाँ से भी हो सकता है, बाकी मैं रेशियो से करा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब बी इंटू एच अगर कांस्टेंट रखना है और आप करो बेस को आप 6.25% से बढ़ाओगे, तो 6.25% बढ़ाने का मतलब होता है +1/16 करना किसी भी चीज़ को। तो ए बी रूल से मैंने बता रखा है कि यहाँ पर ए बी रूल फॉलो होता है, ए बी पेयर फॉलो होता है। तो अगर एक चीज़ को आपने +1/16 किया तो दूसरी चीज़ को -1/17 करने से वो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। इसको ए बी पेयर के नाम से जानते हैं। और -1/17 परसेंटेज में अगर निकालोगे तो 100/17 बनेगा। और 100/17 कितना होगा? 17×5 = 85। 5 दशमलव कुछ कुछ में एक ही आंसर है ए, वही सही होगा। ट्रेडिशनली करना तो आप ऐसे करोगे कि आपको बेस अगर 1/16 से बढ़ गया तो 16 से 17 हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे यानी एरिया कांस्टेंट रहे तो इसको आपको 17 से 16 बनाना पड़ेगा हाइट को, यानी एक डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी -1/17। तो यहाँ से भी आंसर आपका निकल के वही आ जाएगा 5.88%। ठीक है। अब देखो, अगर आपने मेरी क्लासेस को ठीक से फॉलो किया हुआ है, राइट, इफ़ यू हैव डन दैट, तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। जिन लोगों ने भी उड़ान बैच में से जाके वो कैलकुलेशन की क्लासेस देख रखी हैं या पहले कभी मेरा आर्ट ऑफ कैलकुलेशन फॉलो किया है, ठीक है, तो आपको आता होगा। नहीं आता है तो जाके देख के फिर आके आंसर कमेंट करना है यहाँ पर। तो ए बी पेयर क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई वैल्यू मेरे पास है +1/8, तो मुझे बताओ यहाँ पर कि ए बी पेयर क्या होगा उसका, पहला। दूसरा, अगर एक वैल्यू है -1/5 तो उसका ए बी पेयर क्या होगा? ये दूसरे का आंसर होगा। तीसरे का आंसर होगा, अगर मेरे पास एक वैल्यू है -1/17 तो उसका ए बी पेयर वैल्यू क्या होगा? चौथी वैल्यू है, अगर एक वैल्यू है -2/5 तो उसका ए बी पेयर वैल्यू क्या होगा? पांचवा, अगर एक वैल्यू है तुम्हारे पास +2/3 तो उसकी ए बी पेयर वैल्यू क्या होगी? ये पांचों के आंसर आप कमेंट करेंगे, राइट? पांचों के आंसर आप कमेंट करेंगे। और जो भी बच्चे सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ ये उड़ान बैच ज्वाइन कर लो। ये बहुत ही ज़बरदस्त बैच है। तो डीपीक्यू की प्रैक्टिस तो चलती रहेगी, और उड़ान में हम लोग क्या करें ना यार, 25 सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो टीयर 1 के पहले तक हम 25-25 क्वेश्चन करेंगे हर क्लास में, वो भी लाइव क्लास होती है। और टीयर 2 के लिए फिर हम 30-30 क्वेश्चन के सेट्स करेंगे। तो इस बैच को अगर आप कर लेते हो ना, उड़ान बैच को, देन अमेजिंगली मैं बता रहा हूँ, आप एग्जाम में बड़ी आसानी से सारे प्रश्नों को हल करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप डीपीक्यू को करके देखो आपको कितना फायदा हो रहा है। तो उड़ान तो ज़बरदस्त कर देगा आपको। तो प्लीज़ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 699 रुपीज़, तो ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। एग्जामो लर्निंग ऐप पे जाके इस बैच को ज्वाइन कर लो। ठीक है, अभी शुरुआत हुआ है बैच का। मैंने 3 कैलकुलेशन की क्लासेस कराई हैं और 5 सेट्स हमने करा दिए हैं। ठीक है, अभी बहुत सारी क्लासेस, आपकी 50 सेट्स अभी होने बाकी हैं इसमें। तो इन क्लासेस को कर लो ताकि मैथ्स में यार कोई दिक्कत ना हो। एक एक नंबर से आप देखते हो कितनी कितनी रैंक का फर्क पड़ता है, सोच भी नहीं सकते हो। तो एवरी मार्क इज इंपॉर्टेंट, और गणित एक ऐसा विषय है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो। यहाँ एक भी नंबर लूज मत करो। एंड देयरफॉर आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैथ्स में एक भी नंबर ना जाए, आपका सिलेक्शन भी हो और बहुत अच्छी रैंक के साथ हो। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो भी बच्चे क्लास कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपको एक काम ज़रूर करना है, कमेंट में आना है और लिखना है कि आई हैव कंप्लीटेड DPQ 109। ये अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये कमेंट करने की आदत बना लोगे बस, तो आपके दिमाग में एक पिंच होगा कि यार आज मैंने जाके कमेंट नहीं किया क्योंकि मैंने कंप्लीट नहीं किया। तो कंप्लीट करिए, कमेंट करिए, इससे आपके DPQ सीरीज़ को फॉलो करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ती रहेगी और आपको बहुत लाभ मिलेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मौज करिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट DPQ।